कि उन्होंने कोई नया कर नहीं लगाया है, लेकिन मैं स्वयं अपनी तरफ से सबसे बड़ा आलोचक हूँ कि उन्होंने नए कर नहीं लगाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह बजट संपन्न व्यक्तियों के लिए है, यह गरीब आदमी का बजट नहीं है। गरीब आदमी को तो अधिक से अधिक राहत चाहिए। संपन्न व्यक्ति तो सरकार से स्वतंत्र रहकर भी अपना गुजारा कर सकता है। अमीर आदमी को स्कूल की जरूरत नहीं है, वह स्कूल मास्टर अपने घर पर रख सकता है और वह अपने बेटे को स्कूल और कॉलेज भेजे बिना बीए तक की शिक्षा दे सकता है। अमीर आदमी को औषधालय की जरूरत नहीं है, वह डॉक्टर को अपने घर पर ही बुला सकता है और उसे 30 रुपया देकर अपनी पत्नी तथा बच्चों की बीमारी की जांच करा सकता है। तो गरीब आदमी ही है जो चाहता है कि सरकार सहायता के लिए आगे आए। गरीब आदमी को ही अधिक सेवा की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी सरकार जो अपने दायित्वों के प्रति गंभीर है, गरीबों से यह नहीं कह सकती कि वह उन्हें ये सुविधाएं नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें कर लगाने का साहस नहीं है। ऐसी सरकार जितनी जल्दी सत्ता को छोड़ दे उतना ही अच्छा है। माननीय श्री मोरारजी आर देसाई, यही तो मुश्किल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं एक और मुद्दे को उठाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि इस सदन के कितने सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे, लेकिन मेरा पक्का विचार है कि भारत में जितनी सरकारें हैं, चाहे वह किसी भी प्रांत की हो, वे कभी अच्छा काम नहीं कर सकेंगी अगर उनका ध्यान मात्र जिनको यूरोपीय देशों में समाज सेवाएं कहते हैं तक ही सीमित है। मैं यह मानता हूं और जोर देकर कहता हूं कि सरकार का मुख्य दायित्व यह है कि वह गरीबी की समस्या का सामना करे। सरकार को यह देखना चाहिए कि वह ऐसे उपायों को अपनाए जिससे इस प्रेसिडेंसी की आय काफी बढ़ जाए और अधिक संख्यक लोग सुविधाओं के साथ रहने लगे, जो सभी आधुनिक एवं सब लोगों के लिए अति आवश्यक है। समाज कल्याण की पद्धति जो अब तक यूरोपीय देशों में चलती रही है, उसके अंतर्गत सरकार अनुदान या बेरोजगारी भत्ता, प्रसूति लाभ आदि सुविधाएं देती है। इसमें एक बात पहले से ही मान ली गई है कि अधिक संख्यक लोगों को इस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। वे गरीबी की रेखा से ऊपर हैं और बस थोड़े से ही लोग जो या तो आर्थिक ढांचे के दुष्प्रभाव के कारण या दुर्भाग्य के कारण गरीबी की रेखा से नीचे है, उसको ही सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। इसलिए यह पूरी तरह संभव है, उचित है कि यूरोप के देशों की सरकारें जनता के सामान्य आर्थिक उत्थान की समस्याओं की चिंता नहीं करती हैं। हम अपने देश में जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं वे बिल्कुल दूसरी तरह की हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है और मेरा ख्याल है कि इस सदन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे इस विचार पर विवाद उत्पन्न करेगा कि हमारा देश भिखारियों और कुलियों का देश है। अपनी जनता का हम इसी तरह वर्णन कर सकते हैं। इसलिए कोई भी सार्थक सरकार इस गंभीर समस्या की उपेक्षा नहीं कर सकती। महोदय, अब बजट प्रस्तावों की बात करें जो हमारे सामने है। क्या इनमें ऐसा कोई संकेत है कि सरकार इस समस्या से परिचित है? क्या सरकार को इस बात का ध्यान है कि उसका उद्देश्य होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, राष्ट्र को अधिक लाभ हो? मुझे बजट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसमें सभी जगह एक ही बात मिलती है और मैं इस स्थिति में इसकी जांच करना चाहता हूँ। सभी ने एक ही विचार प्रस्तुत किया है कि खेती करने वालों की गरीबी का कारण उन पर भू राजस्व का भारी बोझ है। इसलिए
सबका यही विचार है और मैं बिना किसी संदेह के यह कह सकता हूँ कि वित्त मंत्री का भी यही विचार है कि जनता की आय को बढ़ाने के लिए भू राजस्व के बोझ को हल्का करना होगा। महोदय, अब मैं यह कहने की स्वतंत्रता चाहता हूँ कि इससे अधिक भ्रामक विचार और कुछ नहीं हो सकता। इसका आशय यह नहीं कि मैं भू राजस्व में कटौती करने का विरोधी हूँ। मैं चाहता हूँ कि भू राजस्व में कटौती कर दी जाए। मैं ऐसा करने के पक्ष में हूँ। मैं ऐसा करने का आग्रह करूँगा क्योंकि वास्तव में इस सरकार को खेती से होने वाले लाभ हड़पने का कोई अधिकार नहीं है। यह भूमि के उपयोग के लिए लगाए गए भू राजस्व से अलग है। मुझे इस समय प्रचलित विचार को इस रूप में देखने दीजिए जिसे इस सरकार ने अपनाया है, और वह है कि सामान्य जनता को गरीबी से राहत दिलाने के लिए भू राजस्व को खत्म या उसमें कटौती करने की आवश्यकता है। महोदय, हम इस पर विचार करके यह देखें कि इस प्रक्रिया से क्या राहत मिलेगी। हमें भू राजस्व के रूप में कुल 3.5 करोड़ रुपया मिलते हैं और प्रेसिडेंसी की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। बहस करने के लिए मान लीजिए मैं अपने मन के विरुद्ध यह बात मान रहा हूँ कि यह सरकार बहुत उदार है और कुल भू राजस्व यानी 3.5 करोड़ रुपयों को छोड़ सकती है। पर यदि हम इस राशि को प्रेसिडेंसी की जनता में बांट देते हैं तो मेरे हिसाब से मोटे तौर पर प्रति व्यक्ति की आय में आज की परिस्थिति में लगभग 1.5 रुपये की वृद्धि होती है। यह सर्वोच्च आय है। इसे मासिक भत्ते के रूप में तब्दील करने पर प्रति व्यक्ति आय में प्रति मास 2.5 आने की वृद्धि होगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में कोई इस बात को स्वीकार करेगा कि सारा भू राजस्व माफ कर देने के परिणाम स्वरूप 2.5 आने की वृद्धि हो जाने से हमारी आर्थिक स्थिति इस तरह सुधर जाएगी कि हमारे सम्मुख जो गरीबी की समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। महोदय, इस बीमारी का इलाज कुछ और ही है। मैं इस समय इस पर बात नहीं करना चाहता। मैंने शायद सदन को काफी बता दिया है, लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि यह ऐसी समस्या है जिससे सरकार परिचित नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो सरकार इस समस्या से परिचित नहीं है, जिस सरकार के पास इस विकट समस्या को हल करने के लिए उपाय नहीं है, वह जनता को कोई राहत नहीं पहुंचा सकती। वह प्रेसिडेंसी की जनता को खुशी नहीं दे सकती। इसलिए मैं निष्कर्ष रूप में यह कहना चाहता हूँ कि यह सबसे निराशाजनक बजट है। यह बजट लोगों को राहत देने और लोगों को भूखा रखने के लिए बनाया गया है। तालियां। चौथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंबई नगर अध्यक्ष महोदय, अब यह माननीय मंत्री का तीसरा बजट है जिसे उन्होंने सदन में प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि उन्हें इस सदन में पहले जो 2 बजट प्रस्तुत किए थे वे संतोषप्रद नहीं थे। शायद पहले 2 असंतोषप्रद बजटों के संबंध में बहाने भी दिए गए थे। उन्होंने जो पहला बजट प्रस्तुत किया था वह वास्तव में उनका अपना बजट नहीं था। उसे शायद अंतरिम सरकार ने तैयार किया था। इसलिए पहले बजट में जो कमियां थी उसके लिए निसंदेह वित्त मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरे बजट के बारे में बहाना यह था कि उसे जल्दबाजी में तैयार किया गया था क्योंकि सरकार के पास सारी वित्त व्यवस्था को समझने और अपनी योजनाएं तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। मुझे विश्वास है कि वर्तमान बजट के साथ ऐसा
कोई बहाना नहीं है जिसे उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस बजट के बारे में कहा जा सकता है कि इसे भली भांति सोच समझकर तैयार किया गया है। निसंदेह इसमें पूरी योजना दी गई है कि सरकार को कराधान के मामले में क्या करना है और किस मद पर कैसे खर्च करना है। उन्होंने वही मदें ली हैं जिन पर उनकी दृष्टि से तात्कालिक खर्च करना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बजट को अधिक ध्यान से देखा परखा जाना चाहिए। हर कोई जानता है कि यह ऐसा बजट है जिसने सबके मन में उत्तेजना पैदा कर दी है। जो लोग बजट से कुछ अपेक्षा रखते थे वे निराश हो गए हैं और जिन पर इसका प्रहार हुआ है उन्होंने इसे उतल पुतल वाला बजट कहा है। मैं जब इसके राजस्व और व्यय पक्ष को देखता हूँ तो मेरा भी यह विचार बनता है कि राजस्व की दृष्टि से इसे अविवेचित और व्यय की दृष्टि से अर्थहीन बजट कहना ठीक होगा। निसंदेह इस बजट के एक भाग के रूप में वित्त विधेयक में विहित प्रस्तावों के गुण और दोषों की विवेचना करने के लिए उपयुक्त अवसर नहीं है। उन प्रस्तावों की विस्तृत आलोचना तभी की जाएगी जब वित्त विधेयक को इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। फिर भी सामान्यतः यह कहना अनुचित न होगा कि कराधान के प्रस्तावों पर मैं क्या सोचता हूँ जिन्हें मंत्री महोदय ने विधेयक में शामिल किया है। वित्त विधेयक में 6 अलग अलग प्रस्ताव हैं। सबसे पहले तो इस विधेयक में यह है कि स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस में जो वृद्धि गई और जिसे 1932 के बम्बई वित्त अधिनियम 2 अनुसार स्वीकृति मिली थी उसे 1 साल और जारी रखने का प्रस्ताव है। दूसरे इसमें बिजली के उपभोग का शुल्क बढ़ा दिया गया है। तीसरे इसमें अचल संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों पर कुछ शहरों और शहरी क्षेत्रों में स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी गई है। चौथे अचल संपत्ति के पट्टे पर कर लगा दिया गया है। पांचवे बम्बई उपनगर जिला और अहमदाबाद शहर में भवनों के वार्षिक किराया मूल्य 10% की वृद्धि कर दी गई है। छठे इसमें 3 मदों मोटर स्पिरिट या चिकनाई युक्त पदार्थ निर्मित कपड़ा रेशमी धागे पर बिक्री कर लगाया गया है जो 6.25% से अधिक न हो। जैसा कि मैंने पहले कहा था कराधान के इन प्रस्तावों के विवरणों की तह में जाने का मेरा इरादा नहीं है। मैं संक्षेप में सामान्य सिद्धांतों पर कुछ आलोचना करूंगा। अब मैं स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस को जारी रखने वाले मुद्दे को उठाता हूँ। मैं माननीय वित्त मंत्री को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे याद है यह कर वही है जिस पर पूरी विधान परिषद में कांग्रेसियों ने हमेशा आपत्ति की थी। महोदय, मुझे एक भी ऐसा बजट अधिवेशन याद नहीं है जब कांग्रेसियों ने बजट अधिवेशन को वार्षिक अखाड़ा न बना दिया हो जिसमें एक और वित्त सदस्य और दूसरी ओर कांग्रेसी होते थे। तब हर साल करों का पूरी ताकत से विरोध होता था और कांग्रेसी इस कर को लगातार बनाए रखना चाहते थे। अब स्थिति इतनी बदल गई है कि कांग्रेसी मंत्री स्वयं इस कर को हमेशा के लिए बनाए रख चाहते हैं। संक्षेप में कहें तो यह कांग्रेस की पुरानी नीति है। बस अब उनके हाथ में सत्ता है, इसलिए जो चीजें पहले लगती थी अब अच्छी लग रही हैं। इसका कारण यह है कि अब उन्हें कांग्रेसी चला रहे हैं। ऐसे ही उनके मन परिवर्तन के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। हम जानते हैं कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग नहीं करने पर कांग्रेसी पहले लड़ते थे। उनके अनुसार वह बहुत सरकारी प्रणाली थी। अब वही कांग्रेसी इसका समर्थन करते हैं कि वह अत्यधिक आदर्श पद्धति। अब मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूँगा, परंतु मैं इस ओर संकेत तो अवश्य करूँगा कि यह निश्चित रूप से कांग्रेसियों के घोषित
विश्वास के विरुद्ध है। अब बिजली पर शुल्क की बात करें, मैं समझता हूँ कि सिद्धांततः यह बुरा कर है। मैं उनमें से ही एक हूँ जो यह विश्वास करते हैं कि बिजली के उपयोग को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। इसका कारण यह है कि अगर बिजली नहीं होगी तो लोग मिट्टी का तेल जलाएंगे जिसमें से धुआं निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इस धुएं को जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए। मिट्टी के तेल के उपभोग को कम करने के लिए बिजली को अधिक से अधिक सस्ता बनाया जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि सामान्य सिद्धांत के रूप में यह बुरा शुल्क है। कराधान प्रस्ताव के इस अंग पर मेरी दूसरी टिप्पणी यह है कि इस कर का वितरण बहुत बुरी तरह से किया गया है। इसमें सबसे असाधारण बात यह है कि सिनेमा और थिएटरों के बिजली कर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। महोदय, मैं सोचता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति पर कर लगाने की बात होती तो यही सिनेमा और थिएटर ठीक रहेंगे। इसका कारण यह है कि अगर सिनेमा या थिएटर पर कर लगाया जाता है तो उसे उपभोक्ता को ही बर्दाश्त करना होता है और इस प्रकार वह कर उन्हीं लोगों को भरना होता है जो सिनेमा या थिएटर जाते हैं। उस स्थिति में कर आरामदेह वस्तु पर लगता यह संभव है कि मेरा आकलन की तरह सही ना हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस कर को परिवारों पर बांटने के बदले, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने किया है, यदि वह सिनेमा और थिएटर पर कर की दर बढ़ाकर लगा देते तो उनकी उतनी ही आय होती जितनी वह इस कर से अपेक्षा रखते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि यह असाधारण काम है क्योंकि जो कर देने में सक्षम था उस पर कर नहीं लगाया गया। इसके अलावा और क्या किया गया है? जो लोग अभी तक 12 यूनिट से कम बिजली खर्च कर रहे थे, अब उन्हें भी कर देना होगा। जो लोग 12 यूनिट से अधिक यूनिट बिजली खर्च करेंगे उनके लिए कर की दर 9 पाई से बढ़ाकर 15 पाई कर दी गई है। महोदय, मुझे यह कर वितरण उपाय का औचित्य नहीं समझ आ रहा है। लोग जो 12 यूनिट से कम खर्च करते थे उन्हें कर नहीं देना होता था, अब उन पर कर क्यों लगा दिया गया है? जो लोग अब तक 9 पाई देते थे अब उन्हें 15 पाई क्यों देनी होगी, जबकि सिनेमा और थिएटर इस कराधान से मुक्त हैं। अब कराधान की तीसरी मद को लेते हैं, वह है संपत्ति के हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी, जो मेरे हिसाब से औचित्यपूर्ण नहीं है। बम्बई नगर में माननीय वित्त मंत्री ने स्टाम्प ड्यूटी को 3.5% से बढ़ाकर 4% कर देने का प्रस्ताव किया है, जो कुल मिलाकर वर्तमान आधार पर 20% की वृद्धि है। पूना और अहमदाबाद में उनका प्रस्ताव 2.5% से बढ़ाकर 3% कर देने का है। वह वर्तमान के आधार पर 20% की बढ़ोतरी है। दूसरे शब्दों में, जिनकी घोषणा सरकार बाद में करेगी, इस कर को 1.5% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। यह 50% वृद्धि है से शहरों में इसे 1.5% से 2% कर देना है, जो सवा 35% वृद्धि है। मैंने वित्त विधेयक के संबंध में माननीय मंत्री का वक्तव्य पढ़ा है, जिसमें वृद्धि के उद्देश्य और कारण दिए गए हैं। मुझे कर की इस वृद्धि के लिए कोई औचित्यपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं मिला। माननीय मंत्री ने बस इतना कहा है कि यह वांछनीय समझा गया है कि संपत्ति के हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी गांवों की अपेक्षा शहरों में अधिक होनी चाहिए। ये क्यों वांछनीय है? क्या शहरी क्षेत्र अधिक गुनाहगार हैं कि उन्हें अब तक जो स्टाम्प ड्यूटी दे रहे थे उससे अधिक देनी पड़ेगी? हमें माननीय मंत्री से अभी तक इसका कोई उत्तर नहीं मिला है। यह मनमाने ढंग से किया हुआ काम है और बिना कोई कारण दिए बस यह कहा गया है कि कर बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद हम 5वें प्रस्ताव पर आते हैं, जो संपत्ति कर के
बारे में है। यह संपूर्ण कराधान प्रस्ताव का मूल प्रश्न है। मेरे विचार से यह कई दृष्टि से आपत्तिजनक है। मेरे माननीय मित्र श्री जमुना दास पहले ही इस पर अपनी एक आपत्ति बयान कर चुके हैं और वह यह है, अब सरकार कराधान के उस क्षेत्र में भी घुस रही है जो अब तक नगर पालिकाओं का रहा है। बम्बई नगर पालिका संपत्ति कर के रूप में बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त करती है। केवल बम्बई नगर पालिका ही नहीं बल्कि सभी नगर पालिकाओं को संपत्ति कर लगाने की अनुमति दी गई है। महोदय, मुझे विश्वास है कि कराधान के क्षेत्र में सरकार की नगर पालिकाओं के साथ प्रतिस्पर्धा से स्थानीय स्वायत्त शासन को गहरा धक्का लगेगा। मैं इस मुद्दे पर और अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन मैं प्रस्ताव के कुछ अन्य पहलुओं की ओर संकेत करूंगा और पहला पहलू इस प्रकार है कि बम्बई नगर के किराएदार एक आंदोलन चला रहे हैं कि किराए असाधारण रूप से ज्यादा है और उन्हें कम किया जाए। महोदय, अब जैसा कि सरकार कराधान के इस उपाय को अपना